Hello friends, my name is Ravi Jha. I am a professional qualified chartered accountant. टुडे ऑनवर्ड्स आज से हम लोग इकोनॉमिक्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग कवर कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है 14 और उस 14 चैप्टर में टोटल जो पॉइंट टॉपिक कवर हुए हैं वो हैं अराउंड 210। तो हम लोग चैप्टर वाइज वीडियो ना बना के टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें फायदा ये होगा कि आपको पढ़ने में इजी होगा और मुझे पढ़ाने में इजी होगा और वीडियो का साइज भी बड़ा नहीं होगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग फर्स्ट जो वीडियो बना रहे हैं वो जीडीपी ऊपर। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी मिल जाएंगे। तो 4 पेज का नोट्स होगा, उसी नोट से हम लोग पढ़ेंगे। आप भी उस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप भी देखते रहिएगा, हम भी पढ़ते रहेंगे और आप भी पढ़िएगा। और जो एग्जाम्पल्स होंगे या जो जरूरत की चीजें उसको लेके हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। अब इस नोट्स में जो भी आपको नोट्स मिलेगा इन फ्यूचर, उसमें क्या होगा कि फर्स्ट में जो जो हम लोग पॉइंट कवर करने वाले हैं, जो जो पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं उसको ऊपर में हम लोगों ने लिख रखा है। जैसे ये फर्स्ट वीडियो हम लोग क्या इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इसमें लिखा होगा क्लास फर्स्ट, ठीक, क्लास फर्स्ट। अब इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक इस वाले वीडियो में कवर कर रहे हैं उसका फर्स्ट में जैसे लिखा हुआ है व्हाट इज जीडीपी, ठीक। दूसरा नंबर पॉइंट जो हम लोग कवर करेंगे वो क्या है, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। जो हम लोग थर्ड नंबर पॉइंट कवर करेंगे वो क्या होगा, हाउ इज नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेटेड, हाउ इज नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेटेड। फोर्थ नंबर पॉइंट में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज रियल जीडीपी, व्हाट इज रियल जीडीपी। पांचवा नंबर पॉइंट जो हम लोग कवर करेंगे ये जीडीपी का सब पार्ट्स। तो व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, हाउ इज नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेटेड, व्हाट इज रियल जीडीपी। और जो पांचवा नंबर हाउ टू कैलकुलेट रियल जीडीपी, हाउ टू कैलकुलेट रियल जीडीपी, ठीक। छठे नंबर पॉइंट हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर। और सातवां नंबर पॉइंट जो हम लोग कवर करेंगे हाउ डज नॉमिनल जीडीपी कंपेयर टू रियल जीडीपी, हाउ डज नॉमिनल जीडीपी कंपेयर टू रियल जीडीपी, ठीक। और इसी में एक सब पार्ट जो यहाँ पे कवर कर देंगे लोग, बेस ईयर का कॉन्सेप्ट। बेस ईयर क्या होता है, जो हम लोग जब नॉमिनल जीडीपी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें जरूरत पड़ता है कि बेस ईयर का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट जो अभी कवर करने वाले हैं वो क्या है, व्हाट इज जीडीपी। तो हम लोग आप भी अपने नोट्स खोल लेंगे और मैं पढ़ूंगा, आप भी साथ साथ देखते रहिएगा और उसके बाद में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम विद इन द borders of a country. It means goods and service produced by citizen as well as foreign multinational corporations
during a set time period. GDP is most often used to measure the economic growth, purchasing power, and overall economic health of a nation. There are two primary ways of measuring GDP: nominal gross domestic product यानी कि nominal GDP and real gross domestic product यानी कि real GDP. अब according to definition ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कैलकुलेशन में क्या होगा कि एक कोई भी ये कंट्री है, इसका बॉर्डर हो गया, इस बॉर्डर के अंदर जो भी प्रोड्यूस होगा या जो भी सर्विस प्रोवाइड किए जाएंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वो इंडियन सिटीजन है या फॉरेनर है. जैसे अभी आप सुजुकी, हुंडई, होंडा, इन कंपनियों को, टोयोटा, इन कंपनियों का नाम जानते हैं जो कि जापान और कोरियन बेस्ड है, पर ये हैं आउटसाइडर. इन्होंने यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाई और यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, अपने कार मैन्युफैक्चर करते हैं. तो जब इंडिया का जीडीपी कैलकुलेट होगा तो ये यहाँ जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको इंडिया के जीडीपी में हम लोग काउंट करेंगे. अब एक इंडियन कंपनी टाटा, जिसकी सब्सिडरी कंपनी है, उसकी खुद की कंपनी है, जगुआर, लैंड रोवर, रेंज रोवर, इसकी प्रोडक्शन कहां हो रही है? ब्रिटेन में. तो जब यहां प्रोडक्शन हो रही है, इंडियन सिटीजन यहां पे गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन वो क्या होगा कि इंडिया के जीडीपी में ये कंसीडर नहीं किया जाएगा. एक चाइनीज कंपनी एमजी मोटर्स, वो मुंबई में अपना प्लांट लगाई है और यहाँ पे वो कार मैन्युफैक्चर करती है, अदर कंट्री में भी मैन्युफैक्चर करते हो. तो जो इस बाउंड्री के अंदर में प्रोडक्शन हो रहा है, वो इंडिया की इस बाउंड्री के अंदर में जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो इंडिया के जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो उसको काउंट करेंगे. न कि अब सपोज दैट जो सुजुकी है इंडिया में भी मारुति बनाती है, अपने कार मैन्युफैक्चर कर रही है, जापान में भी कर रही है, कोरिया में भी कर रही है, अमेरिका में भी कर रही है, तो हर अलग अलग देशों में कर रही है. तो जो इंडिया में जितना पोर्शन कर रही है, तो इंडिया का जब जीडीपी हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको इंडिया के जीडीपी में हम लोग कंसीडर करेंगे. तो इसके दो पार्ट, प्राइमरी देयर आर टू प्राइमरी वे ऑफ मेजरिंग जीडीपी, एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी. तो हम लोग का जो सेकेंड था वो क्या था? व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी. तो नॉमिनल जीडीपी का डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं. नॉमिनल जीडीपी और nominal gross domestic product is a measure of the value of all final goods and services produced within a country's border. वही countries, देश के किसी देश के बॉर्डर के अंदर में जो प्रोडक्शन हुआ, ठीक, at current market price. It means nominal GDP is a GDP without adjusting for inflation. Suppose that इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर में एक यूनिट का कॉस्ट था ₹10, ठीक. अगले साल करंट ईयर में उसी यूनिट का कॉस्ट हो गया ₹12, तो इंक्रीज हुआ. तो जब हम लोग नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो करेंट क्वांटिटी, उस साल में जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ और उस साल में जो करंट मार्केट प्राइस था, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं. उसमें हम लोग इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, किसी भी फैक्टर का कोई भी कंसीडरेशन नहीं देते हैं. तो वही बोल रहा है इन द एज फॉर एग्जांपल, even if the amount of production is the same as last year, the market value of GDP can vary depending on inflation or deflation. अब सपोज दैट यहां से 10 से 12 हुआ, मान लो 8 हो जाता, तो हमारा जीडीपी कितना होता? 8. पिछले साल था 10. अब रीजन क्या है? इससे कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे जो प्रोड्यूस हुआ, जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ, करंट मार्केट प्राइस किया, उसको मल्टीप्लाई करो, वही हो गया हमारा नॉमिनल जीडीपी. अब नॉमिनल जीडीपी को ही हम करंट डॉलर जीडीपी और चेंड डॉलर जीडीपी बोलते हैं. ये ऑब्जेक्टिव में अगर मानिए चेंड करंट डॉलर जीडीपी या चेंड डॉलर जीडीपी क्या है, तो वही नॉमिनल जीडीपी होता है. नेक्स्ट हम लोग का तीसरा नंबर पॉइंट था, हाउ इज नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेटेड. तो हम
लोग नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन कैलकुलेटिंग नॉमिनल जीडीपी वी ओनली यूज करेंट क्वांटिटीज एट करेंट ईयर प्राइस। जो करेंट क्वांटिटी में ड्यूरिंग द ईयर जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ और उसका करंट मार्केट प्राइस क्या है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग ए कंज्यूमर, तो जो करंट मार्केट प्राइस है वो सीपीआई इंडेक्स जो होता है और ऑफ द कंट्रीज बास्केट ऑफ गुड्स, तो कंट्रीज बास्केट ऑफ गुड्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सब चीजें आगे वाले आने वाले वीडियो में हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो नॉमिनल यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा है, हम लोगों को वीडियो भी शॉर्ट रखना है, तो जितना हो पाएगा जो इसमें है उसी पे हम लोग फोकस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आते जाएंगे उसमें उस चीज को हम लोग कवर करते जाएंगे। तो नॉमिनल जीडीपी टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्रीज बॉर्डर एट दिस करंट प्राइस, मतलब कंट्री बॉर्डर के अंदर में जो भी प्रोड्यूस हुआ करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगा। अब एज फॉर एग्जांपल द इंडिया प्रोड्यूस ओनली, मान लीजिए इंडिया में 3 गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, चीनी, कॉफी, चाय, तो उसमें लिखा हुआ है कि कॉफी, टी एंड शुगर, लेट्स से नॉमिनल जीडीपी वुड बी कैलकुलेटेड बाय फर्स्ट मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इट्स करंट मार्केट प्राइस एंड देन एडिंग द 3 रिजल्ट्स टुगेदर, मतलब जो 3 गुड्स प्रोड्यूस हुए, कितने क्वांटिटी उनका प्रोड्यूस हुआ, उनका मार्केट प्राइस क्या है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको टोटल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। देखिए इसमें अगर आप सेल्फ स्टडी इसको लेके भी पढ़ते हैं तो इसको इतना सिंप्लीफाइड वे में है कि थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा तो समझ आ जाएगा। फिर भी जहां तक पॉसिबिलिटी है, कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट है जहां पे डिस्कशन की जरूरत है तो हम पढ़ देंगे, जो जरूरत है वो एक्सप्लेन कर देंगे लोग। फिर भी कुछ पॉइंट अगर बच जाएगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस पॉइंट को टेकअप कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसमें फॉर्मूला देयरफॉर कॉफी क्वांटिटी इनटू कॉफी करंट मार्केट प्राइस प्लस टी क्वांटिटी इन मल्टीप्लाई टी करंट मार्केट प्राइस प्लस शुगर क्वांटिटी मल्टीप्लाई शुगर करंट मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या हुआ, नॉमिनल जीडीपी। इट कैन then be further reduced to the nominal GDP per capita by dividing the nominal GDP। तो जो तीनों को जोड़ के जो आएगा उसको कंट्री के पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। अब थर्ड नंबर पॉइंट था, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड नंबर क्या है, व्हाट इज रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी या रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर ऑफ ए कंट्रीज आउटपुट in terms of the value of its goods and services, its investment, its government spending and its export. Real GDP takes nominal GDP and adjust for inflation or deflation by comparing and converting prices to a base year price. It means current year production of goods and services valued at price of the year of comparison. By adjusting for price change, the final number won't reflect false increase or decrease in GDP due to fluctuation in price, and it is a more accurate representation of a country's economic activity. Let's say current production valued at previous year price, that give real production, and the rest is price difference. Overall इसको देखें तो इसमें क्या है कि नॉमिनल जीडीपी आप कैलकुलेट कर लीजिए कि जो करंट ईयर में जो भी विद इन बाउंड्री कंट्री की जो भी बाउंड्री में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए, सर्विस प्रोवाइड हुई करंट ईयर, और उसका जो रेट है, नॉमिनल जीडीपी में क्या था, करंट रेट, करंट क्वांटिटी। जीडीपी में क्या होगा, करंट क्वांटिटी, जो रेट होगा वो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा। तो इसमें बोला है कि सपोज एंड मान कि एक इस ईयर प्रीवियस ईयर में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए उस ईयर के रेट से करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो हमारा नॉमिनल जीडीपी आ गया। रियल जीडीपी के लिए करंट ईयर में जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ
और जो प्रीवियस ईयर का रेट था, सपोज दैट प्रीवियस ईयर किसी प्रोडक्ट का रेट था 100, ठीक, इस साल में उसका रेट प्रीवियस ईयर में वो प्रोडक्ट था 100 रुपीज का, करेंट ईयर में हुआ 120 का। अब सपोज दैट मानिए कि एक यूनिट प्रोड्यूस हुआ था, तो जीडीपी कितना था 100 रुपए। इस साल भी एक ही यूनिट प्रोड्यूस हुआ पर प्राइस कितना हो गया 120, तो जीडीपी कितना दिख रहा है 120। तो ये क्या रियल टर्म में दिख रहा है? नहीं, क्योंकि यूनिट तो सेम है पर प्राइस में डिफरेंस है। तो रियल जीडीपी में क्या होता है कि ये क्या मेजर करता है? कंट्रीज आउटपुट। ये एक्चुअली आउटपुट में कोई इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ उस चीज को मेजर करता है, ना कि टोटल मॉनेटरी वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे जीडीपी को कंसीडर करता है। तो रियल जीडीपी क्वांटिटी आउटपुट को कंसीडर करने के लिए क्या होता है, अगर इस रेट से सेम रेट होता 100 तो क्या होता, एक यूनिट पिछले साल एक यूनिट इस साल, कोई भी जीडीपी में कोई डिफरेंस नहीं है। कि प्रोडक्शन जो था, कंट्री का जो ग्रोथ रेट है, प्रोडक्शन है, वो स्टेग्नेशन पे है, जो इस साल वो अगले साल। पर रेट की वजह से इसमें क्या दिख रहा है? फ्लक्चुएशन। जीडीपी दिख रही है कि ट्रेंडिंग में है कि हाँ जीडीपी में ग्रोथ हुआ है, 20% का ग्रोथ दिख रहा है, पर एक्चुअल में क्या है 20% का ग्रोथ ड्यू टू रीजन ऑफ इन्फ्लेशन। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें था कि कन्वर्टिंग प्राइस टू ए बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर क्या होता है? तो बेस ईयर क्या होता है? व्हेन कैलकुलेटिंग ए बिजनेस ऑपरेशन और इकोनॉमिक इंडेक्स, ए बेस ईयर इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। फॉर इंस्टेंस, फाइंडिंग द इन्फ्लेशन रेट बिटवीन 2017 and 2022, the base year is the base year or the first year is the set time। मतलब 2017 से 2022 के बीच में हमें इन्फ्लेशन देखना है कि क्या इन्फ्लेशन रहा। तो इसके लिए हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है? बेस ईयर कौन सा है, फर्स्ट ईयर कौन सा है? 2017 शुरू करना है, तो 2017 में क्या रेट था, 2022 में क्या रेट था, इन दोनों के कंपैरिजन से ही निकल पाएगा। जैसे सपोज दैट इस पे एक कंपनी का रेवेन्यू था प्रीवियस ईयर में, इस कंपनी का रेवेन्यू था 50,000 रुपीज, करेंट ईयर में इसका रेवेन्यू हो गया 60,000 रुपीज। तो नेट इंक्रीज कितना दिख रहा है? 20%। तो ये 20% कैसे आया? करेंट ईयर माइनस में बेस ईयर या प्रीवियस ईयर, ठीक, डिवाइडेड बाय बेस ईयर। तो करेंट ईयर में 60,000, बेस ईयर या प्रीवियस ईयर में 50,000, डिवाइडेड बाय 50,000, 10 50 20% आ गया। तो हम लोग के यहाँ एग्जिस्टिंग बेस ईयर ऑफ इंडिया इज, जो हम लोग इंडिया में जो बेस ईयर हम लोगों ने रखा है वो 2011-12 का है। बट जो हम लोग जो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, वो जीडीपी के इस स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करते रहती है। तो इसका जो इट यूज द ईयर 2011-12 एज द स्टैंडर्ड बेस ईयर फॉर प्राइस एंड एक्सचेंज रेट, वो क्या अभी कंसीडर कर रही है कि इसका क्या होना चाहिए? एग्जिस्टिंग बेस रेट ऑफ 2011-12, बट एमओएसपीआई इज कंसीडरिंग 2017-18 एज द न्यू बेस ईयर। अब ऐसा क्यों? तो इसका लिमिटेशन भी है कि फॉर एग्जांपल इफ GDP is worth rupees 1,000 in the base year 2011-12 and in the current year 12-13 the value was, मतलब जो 2011-12 में GDP जो था वो रुपीज 1,000 था, ठीक। 2012-13 में GDP जो है वो रुपीज 1,080 हो गए। तो इसमें क्या हुआ? द रेट ऑफ नॉमिनल ग्रोथ इज 8%। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें ग्रोथ कितना दिख रहा है? 8% का ग्रोथ दिख रहा है नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग। द सेम गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसीडर्ड एज द आउटपुट इन द बोथ द ईयर। इसमें होता क्या है कि एक बार जो बेस ईयर फिक्स हो गया, उसमें सपोज दैट
अपने देश में 2011-12 में 10 टाइप्स ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन होता था। 2017-18 आते आते अपने कंट्री में 15 टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होने लगे। पर एक बार जो बेस ईयर सेट हो गया 2011-12, उसमें 10 गुड्स, तो ये जो एडिशन हुआ नया 5 गुड्स का, वो क्या होगा, कंसीडर नहीं करता है बेस ईयर एक बार फिक्स होने के बाद। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है, जिसमें लिखा भी हुआ, फॉर एग्जांपल इफ जीडीपी इज वर्थ ₹1000 इन द बेस ईयर 2011-12 एंड इन द नेक्स्ट ईयर 12-13 द वैल्यू वाज ₹1080, the rate of nominal growth is 8%. The same goods and services are considered as the output in the both the years. If there are new goods produced in the latter year, मतलब बाद वाले सालों में गुड्स, नया गुड्स का एडिशन में तो प्रोडक्शन शुरू किया था, जैसे कि हम लोग के जेट इंजन नहीं बनता है, सपोज बनना शुरू हो जाए, तो अगर 17-18 का भी हम लोग बेस रेट लेते हैं, अगर 22-23 अगले साल नेक्स्ट ईयर तक अगर हमारे यहाँ जेट इंजन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तो वो बेस ईयर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। After the base year is fixed, those goods are not included in the GDP figure and are not considered for comparison. This is limitation while measuring growth from one point to another point. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कि 2017-18 में, अभी क्या है 2011-12 में जितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा था, और 2021-22 में जो नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हो सकता है उस समय 10 थे, आज 12-15 हो गए। पर जीडीपी कैलकुलेशन में हम लोग जो बेस रेट का जो है, उसमें हम लोग 2011-12 में जो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा था, उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है। तो हाउ टू कैलकुलेट रियल जीडीपी? टू कैलकुलेट रियल जीडीपी यू मस्ट फर्स्ट कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी, वही ड्यूरिंग द ईयर विद इन बाउंड्री कितने गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए, उसका करंट मार्केट प्राइस के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा। फिर कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी फॉर, यू मस्ट फर्स्ट कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी फॉर द डिफ्लेटर व्हिच इज ए प्राइस इंडेक्स यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन अगेंस्ट ए बेस ईयर। तो द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन कैलकुलेट द जीडीपी डिफ्लेटर फॉर द इंडिया एवरी ईयर। It used the year 2011-12 as the standard base year for price and exchange rate. Once you have both nominal GDP and the deflator, the formula for calculating real GDP is the GDP is equal to क्या होगा, nominal GDP divided by deflator। ये क्या होगा, रियल जीडीपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा। अब इसमें क्या है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, तो इट इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। इसको जीडीपी डिफ्लेटर क्यों कहा जाता है? इट इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर बिकॉज इट टेक्स द वैल्यू ऑफ, क्या करता है, इट टेक्स द वैल्यू ऑफ करेंट ईयर एंड कंपेयर इट टू द लास्ट ईयर। ये क्या करता है कि इसको जीडीपी डिफ्लेटर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट टेक द वैल्यू ऑफ करंट ईयर एंड कंपेयर इट टू द लास्ट ईयर या बेस ईयर, एंड दस वी जनरली गो फ्रॉम हाई टू लो प्राइस। मतलब इस साल करंट ईयर का 1500 है, प्रीवियस ईयर का 1000 है, तो ये क्या करता है, इससे इसको कवर करता है, यानी ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं। प्रीवियस ईयर, it is deflation from the current year to the previous year या base year, and inflation from previous या base year to current year। inflation to, obvious सी बात है, 1000 से 1500 हुआ, अगर क्वांटिटी सेम रहा तो इन्फ्लेशन रहा। The value is the same when GDP deflator is in negative, nominal GDP is the less than real GDP. It means there is deflation in the country. Arriving at real GDP from nominal GDP involves the use of deflator. Real GDP from, जो real GDP निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, arriving at nominal GDP involves the use of deflator. It help take, वो जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे,
रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय डिफ्लेटर। तो इट हेल्प्स टेक आउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इन्फ्लेशन टू द वैल्यू ऑफ द आउटपुट। अब सपोज दैट एक क्वांटिटी एक यूनिट प्रोड्यूस हुआ प्रीवियस ईयर में, करेंट ईयर में भी 1 यूनिट प्रोड्यूस हुआ। प्रीवियस ईयर में रेट था ₹10 तो जीडीपी 10, करेंट ईयर में रेट हो गया 20 तो जीडीपी 20। अब जैसे ही डिफ्लेटर कितना 50% दिख रहा है, तो नॉमिनल जीडीपी को, अगर नॉमिनल जीडीपी को, करेंट ईयर का नॉमिनल जीडीपी ये हुआ, इसको डिफ्लेटर से डिवाइड कर देंगे तो क्वांटिटी तो वही जाएगा। सिंपल सी बात है, क्वांटिटी सेम है 1 पर ड्यू टू रीजन ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पे जीडीपी में नॉमिनल जीडीपी अपवर्ड ट्रेंड में दिख रहा है, पर रियल टर्म में, आउटपुट टर्म में स्टैग्नेशन पीरियड पे। पिछले साल में जो क्वांटिटी था वो करंट ईयर में भी सेम क्वांटिटी है। अब इसमें एग्जांपल भी है, when we value the current year production at base year price or price of any other year for comparison, price change are captured. For example, if 100 kg of rice made up the GDP last year या base year, पिछले साल में मान लीजिए कि सिर्फ देश में एक ही क्वांटिटी का प्रोडक्शन हो राइस को 100 kg का ही प्रोडक्शन होगा, ठीक है। एंड द मार्केट वैल्यू और 1000, मतलब 100 kg प्रोड्यूस हुआ, टोटल मार्केट वैल्यू कितना है 1000, यानी कि पर केजी कितना हो रहा है ₹10। एंड द करंट ईयर जीडीपी इज वैल्यूड, और ये प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर करंट ईयर में जो जीडीपी है ₹1500। अब इट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन that in the current year 150 kg of rice produced। अब पिछले साल में मार्केट वैल्यू का था 1000, इस साल में मार्केट वैल्यू है 1500, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे यहाँ चावल की प्रोडक्शन बढ़ गई जो 100 kg से 150 kg तक पहुंच गई। ये जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नॉमिनल जीडीपी, फिर डिफ्लेटर को निकालेंगे लोग, फिर नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर देंगे डिफ्लेटर से, तो एक्चुअल क्वांटिटी निकल के सामने आएगा, और उसी से पता चलेगा कि एक्चुअली जो देश में इन्फ्लेशन था, जो डिफ्लेशन है, क्या हुआ, एक्चुअली जीडीपी में ग्रोथ हो भी रहा है नहीं हो रहा है। ये द क्वांटिटी में भी एनीथिंग, कुछ भी क्वांटिटी हो सकता है। मतलब पिछले साल में 100 केजी था, मार्केट वैल्यू यानी कि जीडीपी 1000 था, करेंट ईयर में क्वांटिटी नहीं पता है पर ये पता है 1500, ठीक। अब ये क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। तो इट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दैट द करंट ईयर 150 kg of rice produced, the quantity may be anything like 10 kg और more, 10 kg हो सकता है इन्फ्लेशन का रेट। अब सपोज दैट मनी है कि कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ते जाएंगे, अगर प्रोडक्शन उसी के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेगा तो यानी कि सप्लाई कांस्टेंट रहेगा, डिमांड इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिक से क्या है इन्फ्लेशन प्राइस बढ़ते चला जाएगा। क्योंकि एक गुड्स है, अब एक गुड्स 100 केजी है, 100 लोग हैं, अब क्वांटिटी सेम रहा पर नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो गए, तो स्वाभाविक सी बात है इसको एडजस्टमेंट करने के लिए क्या होगा, प्राइस अपवर्ड ट्रेंड इन्फ्लेट होते रहता है, बढ़ते चला जाता है। तो इससे क्या होगा कि क्वांटिटी जो होगा 10 केजी भी हो सकता है, 50 केजी भी हो सकता है, 200 केजी भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के ऊपर। तो इसमें क्या, इन ऑर्डर टू अराइव एट द क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोड्यूस इन द करंट ईयर वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइस चेंज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो हम लोग को इसमें ये जानना होगा कि प्रीवियस ईयर में 10 रुपए था, करंट ईयर में कितने, सपोज दैट करंट ईयर में क्या प्राइस है, प्रीवियस ईयर में क्या प्राइस है। तो एक बार हम लोगों को प्राइस पता चल गया, एक बार हम लोगों को प्राइस पता चल गया, डिफ्लेशन पता चल गया, तो इफ in order to arrive at the quantity of rice produced in the current year we have to find out the price change from the previous year if price are constant। अगर previous year में भी 10 रुपये था, current year में भी 10 रुपया है, तो इस हिसाब से पता चलता है कि previous year में 100 kg और इस साल में 150 kg, यानी कि एक्चुअल टर्म में आउटपुट में ग्रोथ हुआ है।
50% का ग्रोथ दिख रहा है। अगर प्राइस कांस्टेंट रहा तो इफ प्राइस आर कांस्टेंट द क्वांटिटी ऑफ द राइस प्रोड्यूस इज 150 kg, इफ देयर इज इन्फ्लेशन इट इज फीवर। अगर इन्फ्लेशन रहा, ड्यू टू रीजन ऑफ इन्फ्लेशन रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि ये जो क्वांटिटी है वो फीवर होगा, कम होगा। एंड इफ देयर इज डिफ्लेशन इट इज ग्रेटर। अगर मान लीजिए डिफ्लेशन यानी कि सप्लाई तो है और डिमांड नहीं है तो क्या होगा, प्राइस डाउन होते चला जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, क्वांटिटी ज्यादा बेच सकता है। सो as per GDP deflator, if we produce only 100 kg of rice in the current year also, then inflation is 50% on the base of 1000। डिफ्लेशन कितना होगा, अगर क्वांटिटी सेम रहा 100 kg, प्रीवियस ईयर में कितना था जीडीपी 1000, करेंट ईयर में भी क्वांटिटी का जो प्रोडक्शन है वो 100 kg है, पर जीडीपी कितना दिख रहा है 1500। तो अगर क्वांटिटी सेम है और प्राइस नॉमिनल जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है तो क्या होगा, देन इन्फ्लेशन। तो सो एज पर ए जीडीपी डिफ्लेटर, if we produce only 100 kg of rice in the current year also, then inflation is 50% on the base 1000। तो इसके बेस पे 50% नहीं दिख रहा है, 1000, 1500 और 500 डिवाइड 50% आएंगे, 50% ऑन द बेस ऑफ बेस क्या होगा इसका, हम लोग जिस साल से कंपेयर करते हैं वो बेस ईयर या कंपैरेटिव जो भी कंपैरिजन वाला जो ईयर होगा वो जिस साल से हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे 2017 से 2022 के बीच में हम लोग अगर इन्फ्लेशन तो किस साल से 2017 2022, तो हम लोग इसमें ये डिसाइड करते हैं कि 2017 से अब तक इन्फ्लेशन में क्या फ्लक्चुएशन रहा। तो इसी तरह प्रीवियस ईयर में हमारा क्या था रेट, करंट ईयर में क्या है रेट, जब इसको कंपैरिजन करेंगे प्रीवियस ईयर रेट से तो प्रीवियस ईयर में 10 था, इस बार 15 हुआ, तो यानी कि इन्फ्लेशन कितना हुआ, 50% इंक्रीज हुआ है। अगर क्वांटिटी कांस्टेंट रहा, रेट में सिर्फ इंक्रीज, जैसे इस केस में था कि 100 kg क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ था पिछले साल में और उस जीडीपी हम लोग का 1000 था, करंट ईयर में सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ पर नॉमिनल जीडीपी हमारा कितना हो गया 1500। तो यानी कि 500 रुपए जो बढ़ा वो ड्यू टू रीजन ऑफ क्या, इन्फ्लेशन, ना कि क्वांटिटी के इंक्रीज होने से, प्रोडक्शन बढ़ने से। ये रियल जीडीपी यहाँ पे जो प्राइस बढ़ा है ड्यू टू रीजन ऑफ प्राइस वेरिएंस, ना कि हमारा यहाँ पे तो गुड्स क्वांटिटी सेम रहा है। Which is the value of GDP last year divided by base year? GDP deflator show it as 50%। तो रियल जीडीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय डिफ्लेटर के लिए क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर में क्या प्रोडक्शन हमने किया, क्या प्राइस था, करंट ईयर हमने क्या प्रोड्यूस किया, क्या प्राइस था, दोनों के प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करके और जो आएगा वो हमारा क्या होगा, जीडीपी डिफ्लेटर। और नॉमिनल जीडीपी को अगर हम डिफ्लेक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रियल जीडीपी यानी कि आउटपुट टर्म्स में आ जाएगा कि जो जीडीपी में इंक्रीमेंट है वो रियल आउटपुट बेस्ड है या प्राइस बेस्ड है। इन्फ्लेशन ड्यू टू रीजन ऑफ इन्फ्लेशन हमारा जीडीपी ग्रोइंग स्टेज में दिख रहा है, या ड्यू टू रीजन ऑफ आउटपुट मतलब स्ट्रक्चरल जो हम आउटपुट ग्रोथ से क्या होगा कि इससे रोजगार बढ़ा, हमारे यहाँ प्रोडक्शन कंजम्पशन बढ़ा, नए इंडस्ट्रीज आई, चाहे जैसे सपोज दैट पिछले साल में 5 लाख कार प्रोड्यूस हुए, इस साल में 5 लाख कार प्रोड्यूस हुए, पिछले साल कार का रेट 6 लाख पर यूनिट था, इस साल 7 लाख पर यूनिट हो गया। तो वहां पे जो मॉनेटरी मार्केट वैल्यू के बेस पर देखेंगे तो बढ़ा हुआ देखेंगे, पर एक्चुअल टर्म में कार का प्रोडक्शन बढ़ा है नहीं बढ़ा है। तो ये जानने के लिए क्या होगा कि हमें डिफ्लेटर निकालने होंगे, नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा रियल जीडीपी। और रियल जीडीपी किस बेस पे होगा, आउटपुट बेस पे। तो उससे ये पता चलेगा कि नहीं जो इंक्रीमेंट दिख रहा है ड्यू टू रीजन ऑफ इन्फ्लेशन दिख रहा है, ना कि ड्यू टू रीजन ऑफ आउटपुट दिख रहा है। तो रियल जीडीपी आउटपुट बेस्ड होता है और नॉमिनल जीडीपी मार्केट वैल्यू के बेस पे होता है। करंट ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करंट ईयर मार्केट प्राइस, वो हमारा नॉमिनल जीडीपी हो गया। नॉमिनल जीडीपी डिफ्लेटर डिवाइड कीजिए, वो हमारा रियल जीडीपी हो गया। अब लास्ट टॉपिक हम लोग का है, हाउ डज नॉमिनल जीडीपी कंपेयर टू रियल जीडीपी। तो while nominal GDP by definition reflect inflation,
रियल जीडीपी यूजेज ए जीडीपी डिफ्लेटर टू एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन। तो जीडीपी डिफ्लेटर के यूज करने से हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन का इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। यानी कि रियल टर्म में आउटपुट बेस्ड प्रीवियस ईयर प्राइस, अगर जो पिछले साल प्राइस था अगर वो करेंट ईयर में प्राइस रहा, तो सपोज दैट मानिए 100 केजी का प्रोडक्शन हुआ, प्रीवियस ईयर प्राइस था 10 रुपीज, यानी कि रुपीज 1000। अगर यही प्राइस रहा और हमारा मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गया 1500 हो गया, यानी कि अगर इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वांटिटी निकल के कितना आ रहा है, 150 केजी, 150 केजी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे क्वांटिटी में डिफरेंस हो रहा है। अगर पिछले साल के रेट से पिछले साल का जो रेट था करंट मार्केट, उसको करंट ईयर का जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्चुअल आउटपुट निकल के आता है। यानी कि पिछले साल 10 था, इस साल 12 है, हम लोग करंट ईयर का रेट छोड़ दें और प्रीवियस ईयर का रेट यूज कर दें, तो रियल टर्म में क्या आउटपुट में इंक्रीमेंट हुआ है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। Since inflation is generally a positive number, a country's nominal GDP is generally higher than its real GDP। स्वाभाविक सी बात है, नॉमिनल जीडीपी हमेशा जो रियल जीडीपी होता है उससे ज्यादा ही होता है। इकोनॉमिस्ट typically use nominal GDP when comparing different quarters of output within the same year। अब एक साल में 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर। अब सपोज है किसी क्वार्टर में जैसे सीजनल आइटम होते हैं, जैसे मानिए कि शुगर, चीनी है, तो जिस क्वार्टर में उसका प्रोडक्शन हो रहा होता है ऑटोमेटिक उस क्वार्टर में थोड़ा रेट कम होता है। जैसे जैसे क्वार्टर निकलते जाएगा रेट उसका इंक्रीज होते जाएगा। तो ऑटो मानिए कि फर्स्ट क्वार्टर में किसी प्रोडक्ट का रेट था 39, नेक्स्ट क्वार्टर में हो गया 40, उसके बाद 45, 43। तो इससे क्या हो रहा है कि क्वार्टर वाइज रेट डिफरेंस हो रहा है। पर जब हम लोग ओवर द ईयर का, फुल ईयर का जब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज रेट निकाल लेते हैं। एवरेज रेट जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर में 30 था, उसके बाद 32 हुआ, उसके बाद में 28 हो गया, फिर 34 हो गया, ठीक है। तो अब करंट मार्केट प्राइस जानने के लिए तो हम क्या करेंगे, 34 ले लेंगे या चारों को एवरेज निकाल देंगे और करंट क्वांटिटी जो ड्यूरिंग द ईयर करंट क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुआ उसको एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसीलिए जब हम क्वार्टरली रिजल्ट को कंपेयर करते हैं उसमें हम लोग नॉमिनल जीडीपी को कंसीडर करते हैं, और जब हम लोग ईयरली या 2 साल 3 साल जब कंपैरिजन करते हैं ईयरली बेस्ड मोर देन ईयर, 1 ईयर 2 4 5 साल का जब हम कंपैरिजन, उस समय हम लोग रियल जीडीपी का यूज करते हैं। तो यही है कि इकोनॉमिस्ट टिपिकली यूज नॉमिनल जीडीपी व्हेन कंपेयरिंग डिफरेंट quarters of output within the same year, but when comparing GDP across more than 1 year, economists use real GDP because by removing inflation from the equation, the comparison only show the change in output volume between the years. That means that real GDP growth reflects a country's increased output and is not influenced by inflation increasing price level। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप इस नोट्स को रेफर करें, इसके बेस पे वीडियो को देखें। हो सकता है एक बार में नहीं 2 बार में, आप एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को रेफर करें, फिर भी लगता है कि नहीं कुछ पॉइंट छूट रहे हैं या कहीं पे कोई एक्सप्लेनेशन में दिक्कत है, नहीं हो पाया, तो आप कमेंट करिएगा। हम लोग उसको पूरी कोशिश करेंगे कि उस पॉइंट को टेकअप करें और फिर से एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में, जो भी वीडियो आ रहा होगा उसमें हम लोग उस पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।